नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे कि तृतीय अध्याय अष्टांग हृदय का ऋतुचर्या अध्याय। तो ऋतुचर्या अध्याय के बारे में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को याद करना हो ऋतुचर्या, तो एक साथ दोनों को ही याद करना है ना, अलग-अलग नहीं। क्योंकि जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो चाहे 5 नंबर में हो, चाहे 10 नंबर में हो, तो अगर आप उसके लिए दोनों ही आचार्यों के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें दोगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये बंदा नकल करके नहीं आया है ना? अगर एक बुक से लिख के आते हो, तो इसका मीन्स कहीं न कहीं उसको समझ में आ जाएगा कि ये कहीं न कहीं से नकल किया होगा। ये जो भी है, दोनों से लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। फिर कहा जाता है कि अब यहाँ से ऋतुचर्या नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसे कि इसके संबंध में आत्रेय महर्षि ने कहा है। यहाँ क्या बताया गया है कि पहले देखेंगे कि ऋतु चर्या से पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? दिनचर्या। तो दिनचर्या एक प्रकरण हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ऋतुचर्या बताया गया है कि ऋतु 2 मास अनुसार संपूर्ण वर्ष को 6 भागों में बाँटा गया है। अर्थात कहा गया है कि 2-2 महीने करके 6 ऋतुओं में 1 वर्ष को बाँट दिया गया है। फिर कहा है कि उसमें किस प्रकार का आहार-विहार का सेवन करना है, ये भी किसमें बताया गया है? ऋतुचर्या अध्याय में बताया गया है। तो कुल मिला के ऋतु अलग होता है और चर्या अलग होता है, ठीक है? जो डेली रूटीन में आप जो भी कार्य करते हो वो चर्या होती है, और ऋतु मीन्स भाई जो 1 वर्ष में कितनी होती है? आपके पास 6 ऋतुएँ होती हैं, ठीक है? तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऋतुचर्या सेवन करना है या ऋतुचर्या के नियमों का पालन करना है। फिर यहाँ पर बताया है कि चलो ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले वो कि ऋतुचर्या का वर्णन और कहाँ-कहाँ मिलेगा, आप थोड़ा ये भी बताइए। तो आपको बताना है कि चरक सूत्र के 6वें अध्याय में आपको ऋतुचर्या के बारे में मिल जाएगा, है ना? मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि चरक विमान में भी थोड़ा बहुत मिल सकता है 8वें अध्याय में अगर आप देखोगे। फिर कहता है कि शिशु सूत्र के 6वें अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन मिल जाएगा, और कह रहा है कि शिशु के चिकित्सा स्थान में मिल जाएगा थोड़ा बहुत, और सुश्रुत के उत्तर में भी मिल जाएगा, उत्तर तंत्र जो होता है उसमें मिल जाएगा। अष्टांग संग्रह के 4थे अध्याय में देखने को मिलेगा ऋतुचर्या, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं आपके पास, बहुत सारे, ये सारे के सारे ऑप्शन है आपके पास, है ना? तो ध्यान रखेंगे कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन जहाँ कहीं पर भी थोड़ा-सा डिफरेंट हो, समझ जाना कि क्वेश्चन वही बनने वाला है। ठीक है? कि अष्टांग संग्रह में आपका 4था अध्याय, अष्टांग हृदय में आपका 3रा अध्याय है। कौन-सा? ऋतुचर्या का। अब देखो यहाँ पर आई थिंक एक चीज़ और नहीं बताई गई, चरक सिद्धि में भी थोड़ा बहुत ऋतुचर्या के बारे में बता दिया गया है ना? जहाँ-जहाँ पर भी ऋतुचर्या के बारे में थोड़ा बहुत भी बताया जाता है, वो सभी लिख दिया अध्याय यहाँ पर, ठीक? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बताया गया है कि मास से द्विसंख्य माघ आधे क्रमात् षड़त्व स्मृता शिशिरो अथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदिमा शिशिर आध अस्त्रिभिः स्थितु विद- विद्यादानं विद्यादानम् उत्तरम् आदानं च तदा तदे नृणाम प्रतिदिनम बलम। अर्थात कहा गया है कि मतलब कि सभी चीजें नृणाम भैया जो आपके कह सकते हो, मनुष्य के लिए कह सकते हो, है ना? नृणाम प्रतिदिन बलकारी होती है। जैसे कि बताया गया आपके पास 6 ऋतुएं, जिसमें आदि दो माघ आदि 2 महीने से क्रमशः 6 ऋतु होती हैं, यथा जैसे कि माघ फागुन शिशिर ऋतु में आती हैं, और चैत वैशाख वसंत में आती हैं, जेठ आषाढ़ आपके ग्रीष्म में आती है, श्रावण भादव आपके वर्षा में आती, अश्विन कार्तिक आपके शरद में आती, मार्गशीर्ष और पौष ये आपके हेमंत ऋतु में आती हैं। अब देखो यहाँ पर यही श्लोक का कुछ भी पूछ लेगा वो, है ना? कि जैसे हालांकि यहाँ पर नहीं दिया गया है,
आप लोग जब चरक संहिता में देखोगे वहां पर एक पॉइंट दिया गया है कि ये बताओ कि ऋतुचर्या किस महीने से स्टार्ट होती है और किस महीने पे खत्म होती है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखोगे कि वहां जब जाओगे तो हेमंत से स्टार्ट है, देखना चरक संहिता में, जबकि अष्टांग हृदय में शिशिर ऋतु से स्टार्ट है। याद आ रहा है आप लोगों को किसी को? मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। चरक संहिता का याद आ रहा है किसी को कि ऋतुचर्या कहाँ से स्टार्ट हुई है? यस सर। हाँ, तो हेमंत से सर। कहाँ से? हेमंत से, राइट। हेमंत। हाँ, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक है। ठीक है, और बाकी मेरे ख्याल से महीने के नाम आप सभी को याद होंगे, है ना? अगर नहीं भी याद हो तो लिख लो भाई सभी लोग। माचे जैसरा आस आ गई है ना? ये चरक संहिता के अकॉर्डिंग है, ये ट्रिक है, माचे जैसरा आस आ गई है। जबकि यहाँ पर भी आप वही कर सकते हो, माँ से भैया माघ फागुन हो गया, जैसे चैत वैशाख हो गया, है ना? माचे जैसरा आस आ गई है, तो जय श्रा, है ना? तो जेठ हो जाएगा, श्रावण हो जाएगा, जैसरा आस मतलब अश्विनी आ गई, है ना? आप इसको अच्छा एक बात और मुझे पूछनी है कि मार्ग शीर्ष का दूसरा भी नाम होता है क्या? कोई मुझे बताओ। अगेन पूस बोलते हैं। अगहन पूस, राइट, है ना? अच्छा एक और है, ये जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी किस महीने में आती है, थोड़ा बताओगे मुझे इनमें से? हिंदी सावन के बाद आती है, सब भादों में आती है। तो ये कौन सा है इसमें? भाद्रपद। भाद्रपद में आपकी जन्माष्टमी नजर आ रही है ना? चलो विशाल आप बता दो भैया, जन्माष्टमी कब नजर आ रही है? देख लें। भाद्रपद में। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ना अश्विन कार्तिक में आती है। नहीं सर, भादों की जन्माष्टमी बोलते हैं, सावन के बाद भादो लगते हैं। सावन भादो, हाँ। अच्छा, चलो देख लेना एक बार। और सर अश्विन में चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी। तो जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, मैंने देखा है, एक आध दिन का ही अंतर रहता है। कैसे सर? कई बार मैंने देखा है। जन्माष्टमी अभी 10-12 दिन में अंतर होता है, मतलब पक्ष अलग होते हैं। नहीं, भादों में ही होती है, सब पक्ष अलग होते हैं, ये होता है। ये शुक्ल पक्ष की होती है, वो कृष्ण पक्ष में आती है जन्माष्टमी हमारी। अच्छा, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट देखें, क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि जन्माष्टमी का जो महीना था मैंने पढ़ा था, अश्विन कार्तिक में पढ़ा था, लेकिन आप लोग कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं भी देख के बताऊंगा और कंफर्म करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की उत्तरायण और आदान काल। उत्तरायण काल में आपको पता है कि शिशिर वतन, ग्रीष्म नामक 3 ऋतुएं आती हैं, और बताया जाता है कि इसे हम लोग उत्तरायण भी कहा जाता है। तो मैंने सारी चीजें आपको 3 से संबोधित किए हैं, ठीक है, 3 से। तो 3 ही बनाओगे तभी आपका उत्तरायण लिखेगा, 3 बनाओगे तभी आपका आदान बनेगा, ठीक है, आदान बनेगा। और जो भी आपको बनाना है कि भैया मतलब 3 से ही आप बनाओगे तो उसमें आपका एक जैसे ही नाम बनाओगे, और जहां 3 नहीं बनना है तो वो तुम्हारा विसर्ग काल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? विसर्ग काल में चला जाएगा। ठीक है, विसर्ग काल में देखो, विसर्ग लिखते तब भैया 3 नहीं बना रहे हो, ठीक है, विसर्ग काल। दक्षिण काल लिखते हो तब भी नहीं 3 बना रहे हो, ठीक है, दक्षिणायन, नहीं 3 बनना है। और जहां 3 बनना है तो वो एक जैसे ही है, उत्तरायण, आदान और आग्नेय, और लिख लो यहाँ पर, है ना, आग्नेय काल। ये होता है सोम काल, ये भैया आपका होता है सोम काल, विसर्ग काल वाला जो होता है वो सोम काल होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें 3 से ही संबोधित की जाती है, 3 बनाओगे तभी सारी चीजें होंगी। इनमें ये 3 ऋतुएं होती हैं। बताया जाता है कि क्योंकि इन दिनों में यह काल अपनी प्रकृति से प्रतिदिन प्राणियों के बल को लेता रहता है, अर्थात यहाँ पर प्राणियों का जो बल है वो क्षीण होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्या होगा? क्षीण होगा प्रतिदिन। प्राणी यानी निर्णा याद रखेंगे, मैं इसलिए वर्डों को कॉपी पेस्ट करा देता हूं कि कहीं पर भी आपको निर्णा वर्ड मिल जाए या निरप वर्ड मिल जाए, लगभग एक जैसे ही होते हैं भाई, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ये निर्णय भैया तुम्हारा सामान्य व्यक्ति के लिए यूज होता है,
और जो निरप होता है वो तुम्हारे राजा के लिए होता है, ठीक है। नृण और निरप में बहुत अंतर होता है, ठीक है। राजा और एक सिपाही के लायक, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नृण हम लोग हैं और निरप राजा लोग हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, इसका विमर्श तो काफी बड़ा है, एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं। आपको पता होना चाहिए कि भैया आयन क्या होता है, पक्ष क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बताया गया है कि यहाँ पर देखो यह ऋतु आदि का विविधता यहाँ के निवासियों का ही सौभाग्य है, अन्यत्र ऐसा नहीं है। अर्थात कह रहे हैं कि भारत में ही ये 6 ऋतुएं मिलती हैं और सभी जगह नहीं मिलती। तो ये भैया तुम सभी का सौभाग्य है, ये वर्ड लिख के आना है ना, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि ये इंडिया में ही 6 ऋतु हैं, बाकी हर देश में नहीं है, ध्यान रखेंगे। फिर बताया गया है कि इसके लिए आप विश्व के भूगोल का अध्ययन कर लें, अगर डाउट है तो वहां सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहां पर एक वैज्ञानिक है अस्तु, है ना, तो उनके द्वारा भी बताया गया है। फिर बताया गया है कि संपूर्ण वर्ष में 12 मास होते हैं, 6 महीना होते हैं और 2 आयन होते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयन अष्टांग हृदय की खोज है, ठीक है। आप लोग जब चरक संहिता पढ़े होगे वहां पर आपको मेरे ख्याल से आयन शब्द नहीं मिला होगा, तो इसलिए याद रखोगे कि 6-6 महीने का एक आयन होता है, 6 महीने का एक आयन और 6 महीने का दूसरा आयन। तो एक वर्ष में आपके पास मतलब 2 आयन होते हैं। फिर यह कहा गया है कि यह काल विभाग सौर मास के अनुसार कहा गया है, तो सौर मंडल जो है उसके अनुसार ही यहाँ पर यह काल बताया गया है। तथा ज्योतिष के अनुसार वर्ष भर में चंद्रमास की भी सत्ता स्वीकार की गई है। अर्थात चंद्रमास क्या है, जो तुम्हारा विसर्ग काल है वो चंद्रमास होता है, और जो तुम्हारा उत्तरायण है या आग्नेय काल है वो आपका सौर मास कहलाता है, यानी कि सूर्य के अकॉर्डिंग, है ना, सूर्य के अकॉर्डिंग जो महीने बनाए जा रहे हैं वो ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग, तो वो सौर्य मास कहलाते हैं, और जो चंद्रमा के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं वो भाई आपके चंद्रमास कहलाते हैं। फिर बताया कि तद अनुसार प्रति 3 वर्ष में 1 मास बढ़ जाता है। ये सभी लोग जानते हैं कि 3 वर्ष में 1 महीना बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमास 27 या 28 दिन का होता है। ध्यान रखेंगे कि मतलब जो आप लोगों को देखते होंगे कि गर्मी वाले अधिकतर से दिन क्या रहता है कि बड़े हुए रहते हैं, ठीक है। गर्मी वाले दिन अधिकतर से बड़े हुए रहते हैं। तो उस तरीके से यहाँ बताया गया है कि चंद्रमास के लिए बताया गया है कि तद अनुसार प्रति 3 वर्ष में 1 मास बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमास 27 या 28 दिन का होता है। अर्थात विसर्ग काल वाले जितने भी दिन है भाई वो सभी के सभी कितने महीने के बताए गए हैं, प्राचीन काल में 27 या 28 दिन के बताए गए हैं। किंतु ऋतु विभाजन सौर मास के अनुसार ही होता है ये सभी। तथा उक्त चंद्रमास को समझने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 प्रहर का एक दिन होता है और 4 प्रहर की एक रात्रि होती है, जिसे मिलाकर एक दिन होता है, तथा 15 दिनों को मिलाकर एक पक्ष होता है। क्या होता है भाई, एक पक्ष होता है। तो आपको क्या क्या पता पड़ गया, प्रहर पता पड़ गए। एक दिन में आपके पास 4 प्रहर है, ठीक है, 4 दिन में है प्रहर और 4 रात्र में, तो टोटल आपके पास 8 प्रहर है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक दिन और रात्र में या एक अहोरात्र में कितने प्रहर होते हैं, लिख लो। अहोरात्र में भैया 8 प्रहर होते हैं, ठीक है। अगर वो दिन में पूछेगा तो 4 ही प्रहर बताना, रात में पूछेगा तो 4 ही प्रहर बताना, ठीक। अहोरात्र कहते तो समझ जाना कि ये 8 प्रहर की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि 15 दिनों में एक पक्ष होता है। नेक्स्ट है कि यह कृष्ण तथा शुक्ल वेद से माना गया। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग देखोगे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इस अकॉर्डिंग आप सभी लोग देखोगे। हाँ, एक चीज और स्पेशल पॉइंट आप लोग याद रख लो कि जब भी कभी भी जैसे शादी हो जाती है तो फिर बच्चे की प्लानिंग करते हैं लोग बाग, है ना। तो बताया जाता है
कि भैया कृष्ण पक्ष में सहवास किया जाए या शुक्ल पक्ष में सहवास किया जाए। तो ये सारी चीजें अष्टांग हृदय में बहुत अच्छे से बता दी गई हैं, है ना? कि अगर कृष्ण पक्ष में करते हैं तो कहा जाता है कि पुत्री कन्या की उत्पत्ति होती है, और शुक्ल पक्ष में सहवास होता है तो कहा जाता है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। तो पुंसवन कर्म आप लोग पढ़ चुके हो, या आप लोगों ने थोड़ा बहुत जाना होगा, है ना, एनाटॉमी में। तो ये बिल्कुल मतलब कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, ठीक है। तो उसके साथ साथ थोड़ी बहुत चीजें और भी की जाती है ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें याद रखेंगे कि कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था, है ना, कृष्ण पक्ष में हुआ कि शुक्ल पक्ष में हुआ, या जो भी मतलब अपने आपके परिवार में भैया लोग हैं, आप लोग जितने भी हों, ठीक है, मेल फीमेल में दोनों के लिए कह रहा हूँ, दोनों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग शुक्ल पक्ष में हुए कि कृष्ण पक्ष में हुए हो, ये सभी को याद होना चाहिए, है ना। तभी तो आप एक आयुर्वेद के व्यक्ति कहलाओगे कि हाँ भाई आपको याद है कि आप कब मतलब जन्म हुआ है आपका। फिर बताया गया है नैना कौन से पक्ष में हुई है बेटा? विशाल, महिमा, कृष्ण कृष्ण पक्ष की। ठीक है, कृष्ण पक्ष में हो गई है, फीमेल है। विशाल, आकाश, महिमा, क्या महिमा की आवाज ही चली गई है? थोड़ा जोर से बोलो। सर मुझे नहीं पता है। अच्छा चलो मम्मी से पूछ लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि दो पक्षों का एक मास होता है, कहा जाता है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन इस मास की पूर्ति हो जाती है। तो आप लोग देखते होंगे मम्मी हमेशा उपासी रहती है, आज पूर्णिमा का चांद अधूरा हो गया है ना, जबकि पूर्ण मतलब कंप्लीट होता है तो पूरा ही चांद आएगा, टेंशन न लो। फिर अमावस्या आती है, अमावस्या की काली घनेरी जो रात होती है ना, सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा अमावस्या भी आते हैं। सोचो और अंदर चलो हम लोग, पहले तो हम लोगों ने महीने में भैया मतलब डिवाइडेशन कर लिया, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल और कृष्ण पक्ष के अंदर और चलेंगे तो वहां पर पूर्णिमा और अमावस्या आ जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि शुक्ल की पूर्णिमा के दिन इस मास की पूर्ति हो जाती है, यानी कोई भी एक महीना है तो हर महीने में अमावस्या और पूर्णिमा आती रहती है। तो जब पूर्णिमा आती है तो समझ जाना कि भैया तुम्हारा ये एंड होने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए। कभी मेरे ख्याल से लाला लाल स्वरूप का कैलेंडर चाहे डाउनलोड कर लो, चाहे 10-15 रुपया का आता मंगा लो एक बार, तो उससे ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी, प्रैक्टिकली वैसे याद होंगी सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सूर्य सिद्धांत के मध्य अधिकार श्लोक यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, दो प्रकार के बताए गए कि चंद्रमास, इसकी गणना प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन का कृष्ण पक्ष, और पुनः प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन का शुक्ल पक्ष, दोनों मिलाकर एक महीना बनना है। तो वही चीज मैंने बताया कि देखो मतलब ये सूर्य सिद्धांत होता है, आपको पता होगा कि आयुर्वेद में भैया जो भी चीजें कही गई विदाउट सिद्धांत नहीं कही गई हैं, अर्थात सारी की सारी बातें लॉजिकली हैं, समझ रहे हो। कोई कहे ना कि ये कैसे तुमने महीना बना दिया, ये कैसे कृष्ण पक्ष कह दिया, ये कैसे तुमने शुक्ल पक्ष कह दिया, क्या तुम्हारे मुंह में शक्ति है जो तुम जो कहोगे वही दुनिया मानेगी? नहीं, यहाँ पर एक सिद्धांत लगा हुआ था, ठीक है, सूर्य सिद्धांत। जब आप सूर्य सिद्धांत को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार इतना मतलब नॉलेज कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति में। ये कह रहा है कि कोई भी एक महीना है, ठीक है, तो ये कह रहा है एक महीने में 15 दिन का भैया अमावस्या होता है, ठीक है, कृष्ण पक्ष में, और कह रहा है कि शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है ना। तो उन्होंने ऐसा ही होता है ना, कैलेंडर देखे हो, है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो 15 दिन की आपकी अमावस्या है, 15 दिन का आपका पूर्णिमा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि जैसे जेठ यानी कि वृष आदि राशियों के अनुसार होती, इस प्रकार भिन्न भिन्न राशियों पर सूर्य के संक्रमण का मेष संक्रांति आदि
कहते हैं। अर्थात यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो जिस तरीके से आप लोग महीना ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो उसी प्रकार से सूर्य के अकॉर्डिंग ही भैया तुम्हारी राशियां चलती हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति है तो उसकी दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं, ये सूर्य पे ही कर रही हैं। ठीक है, सूर्य के संक्रमण का मेष संक्रांति आदि इसे कहते हैं। तो मेष संक्रांति पूछ लेगा कि मेष संक्रांति क्या होता है, यानी कि जो राशियां थी उनके बीच में भैया क्रांतियां चल रही थी, और वो क्रांति कौन करा रहा था, आपके सूर्य देवता करा रहे थे। ठीक है, तो अलग से अगर 2 नंबर पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि मेष संक्रांति क्या होता है ना, तो आपको बताना है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छे हद तक बता दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास है जैसे यहाँ पर वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, प्रावट, भैया प्रावट को पहले ले लेना। ठीक है, प्रावट बता दिया गया है। प्रावट किसकी जगह ले लिया, शिशिर की जगह ले लिया है ना। शिशिर की जगह नहीं लिया, शिशिर को हटा ही दिया है, यहाँ पर शिशिर को हटा दिया, प्रावट ले लिया। प्रावट क्या होता है, ग्रीष्म और वर्षा के बीच की ऋतु जो होती है वो प्रावट कहलाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग तो बताया 6 ऋतु है हमारे पास, और इसी के अकॉर्डिंग 6 ऋतु में संचय, प्रकोप, प्रशमन ये चीजें होती रहती हैं। ठीक है, दोषों का संचय होना, प्रकोप होना, प्रशमन होना, तो इन ऋतुओं के अकॉर्डिंग होता है। फिर बताया गया है कि देखो जैसे वर्षा है तो वर्षा में भाद्रपद अश्विन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंफ्यूजन लाइक चल रहा है सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट रख दिया गया है बीच किया, तो आप लोग अभी तक वर्षा को अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग क्या कह रहे थे, सावन भादो कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर सुश्रुत के अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे, भाद्रपद और अश्विन। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। फिर शरद आके शरद में बताया कार्तिक और मार्गशीर्ष, कार्तिक और मार्गशीर्ष। ठीक है, ये शरद है। फिर कहा गया हेमंत में माघ मतलब पौष और माघ, बसंत में फागुन और चैत्र, ग्रीष्म में वैशाख और ज्येष्ठ। तो एक आध महीने को आगे पीछे किया गया है। ठीक है, और जो प्रावट है, प्रावट में आ जाता है आपका आषाढ़ और श्रावण, ये होता है प्रावट, आषाढ़ और श्रावण। एक बार रीड करना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऋतु को ऊपर नीचे कर दिया। तो प्रावट ऋतु को आप लोग मतलब यहाँ पर सुश्रुत संहिता में बता दिया गया है स्पेशल, तो इस वजह से महीने ऊपर नीचे हो चुके हैं। ठीक है, 1-2 बार लिखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर बताया गया कि महर्षि सुश्रुत शल्य शास्त्र के आचार्य थे, सर्जरी के थे, बहुत बड़े महान विज्ञान थे, है ना। और बताया गया कि अतः उन्होंने वात पित्त कफ दोषों के संचय, प्रकोप, प्रशमन को दृष्टि में रखकर इस प्रकार ऋतु क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज तक कोई भी ऐसा ऋषि नहीं हुआ, ना ही चरक हुए, ना ही तुम्हारे अष्टांग हुए, है ना, कोई भी नहीं हुआ कि जिन्होंने ऋतु के अकॉर्डिंग भैया तुम्हारी बॉडी में कौन सा दोष घट रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, किसी ने नहीं बताया। सब ये बता के चले गए बेटा कि तुम हेमंत ऋतु में खूब पूरी पुआ खाओ, खूब मीठा खाओ, है ना। किसी ने कहा कि गर्मी बहुत पड़ रही है तो तुम्हारे शरीर से बल क्षय हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सभी लोगों ने ये जरूर बता दिया था कि वात घट गया, वात बढ़ गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया किसी ने। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो कि सुश्रुत ने बताया कि कौन सी ऋतु में तुम्हारा संचय होगा, कौन सी ऋतु में प्रकोप होगा, कौन से में प्रशमन होएगा, तो ये बहुत अच्छे तरीके से कौन बताया गया, सुश्रुत बता के चले गए। ठीक है, पर बताया गया काय चिकित्सा प्रदान चरक संहिता में प्रावट नामक ऋतु को स्वीकार ना करके अपने क्रम में शिशिर ऋतु को माना है, जो कि मैं बता रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर सूत्र स्थान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, क्योंकि आप लोग अभी सूत्र स्थान ही पढ़ रहे हो। जब अगर पूरी संहिता आप पढ़ोगे, सेकंड ईयर में पढ़ोगे, थर्ड ईयर में पढ़ोगे, तो वहां पर आपको अगर पूछ लिया जाए कि प्रावट ऋतु का नाम का वर्णन चरक संहिता में किया है कि नहीं किया है, तो ध्यान रखना चरक संहिता में प्रावट ऋतु का जो वर्णन है वो भैया तुम्हारे किस में आएगा, आपके सिद्धि स्थान में आएगा। लिख लो सभी लोग, प्रावट ऋतु का वर्णन है वो चरक संहिता में सिद्धि स्थान में मिलेगा। तो अगर कोई टीचर अगर आपको पढ़ाता है इस तरीके से कि भैया प्रावट ऋतु का वर्णन चरक संहिता में किया ही नहीं गया है, बेटा कौन है ये, तो आपको स्पष्ट तरीके से यहाँ पर मतलब उसको बता देना है कि भैया देखो
सिद्धि स्थान में कर रखा है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये सभी के। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जाता है कि चरक सूत्र में बताया ये सारी चीजें। फिर भी चरक ने संशोधन चिकित्सा को ध्यान में रखकर